हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे थे हमारे अतीत। उसी में हम लोग आपका चैप्टर चल रहा था और ये चैप्टर हम लोग देख रहे हैं राजपूतों की वतन की जागीर के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिकली चैप्टर आपको पूरा पता होना चाहिए। चैप्टर हमारा था 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। क्या देख रहे थे? नए राजनीतिक जो आपके गठन हैं उनके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसी में हम लोग बहुत सारी चीजों को इसमें पूरी मुगल वगैरह की स्थिति को नियंत्रण को हम दे चुके थे। फसल की आपकी तिजोरी राजस्व को हम देख चुके थे। नादिर शाह के आक्रमण को हमने पढ़ा। उसी के साथ नए राज्यों का गठन हुआ। तो उसमें बेसिकली हमने हैदराबाद को पढ़ लिया था। हैदराबाद को पढ़ने के बाद हमने किसे पढ़ा? अवध को पढ़ा। अवध को पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? आपका हैदराबाद के निजाम पढ़े, बंगाल पढ़ा। इन सबको पढ़ने के बाद हमने राजपूतों की जागीरों जो थी, किस प्रकार से जागीर चला रहे थे राजपूत, इन सब के विषय में हम लोगों ने एक एक करके हमने इसमें बात कर ली थी। ठीक, और बात करके गौर करके हमने इनको सबको देख लिया था और इस पर हमने एक एक करके अच्छे से बात ली। ठीक है, आगे देखिए। जयपुर के राजा जयसिंह। 1732 में एक फ्रांसीसी दर्तावान ने राजा जयसिंह का वर्णन किया है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5-6 वर्ष तक उन्होंने मालवा और उसके पास पास की विशाल सेना, तोपखाने, भारी मात्रा में धन संपदा, उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक आपका फैला हुआ था। तो ये सारी जगह थी, ये सारी चीजें थी जो आपका नर्मदा के तट तक आपका फैली हुई थी। इन सब चीजों में ये चीज रहा। ठीक, और ये सारी चीजें इसमें थे। ठीक है ना? तो इस तरह से फैला हुआ था ये पूरा क्षेत्र है। थोड़ा सा इसको आप गौर करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, सामने आपके दिया हुआ है। देख लिया, ये नर्मदा का तट और क्षेत्रीय बेसिन था। इस पर हम लोग पूरा आपका गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे और उस पर हम लोग बात भी कर चुके थे। अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात वेधशाला खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए उपकरण थी। जो राजा जयसिंह था, इन्हें आपका खगोल विज्ञान में बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक, और इन्होंने क्या किया? वाराणसी में 5 खगोल वेधशालाओं का निर्माण कराया। यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसको खगोल शास्त्र में आपका बड़ा रुचि थी? तो ये जयसिंह थे। तो राजा जयसिंह आकाश में हो रही गतिविधियों को, पिंडों के विषय में, इत्यादि विषय में इन पर बड़ा खोल कर आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करते थे और एक एक विषय पर हम लोग देखते थे। ठीक, ठीक है ना? तो इस तरह से राजा जयसिंह अपना पूरा जो था काम कर रहे थे। अब देखिए, अगला है इसमें सिख। अध्याय 8 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समूह के रूप में गठित हो गया। इसे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना और पूर्व उसके पश्चात राजा राजपूत व मुगलों के खिलाफ आपका लड़ाइयां लड़ी। क्या हो गया? इन सब के खिलाफ आपका जो उन्होंने है आपका लड़ाइयां भी आपकी लड़ी। ठीक, आगे देखिए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद और बंदा बहादुर सिंह के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ आपका विद्रोह किया और बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के वाले सिक्के गढ़वाकर अपने शासन का सार्वभौम बताया। कैसा बताया? सार्वभौम बताया। ठीक है, सतलज और यमुना के किनारे के बीच क्षेत्र में उन्हें अपने प्रशासन की स्थापना की। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह
ने खालसा पंथ की क्या की थी? स्थापना। यही खालसा पंथ आपका सिख धर्म बनेगा बाद में। क्या बनेगा आपका? सिख धर्म। और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ आपकी लड़ाई लड़ी। 1708 में मुगल गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर को क्या मिला? आपका खालसा पंथ का नेतृत्व मिला। मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ और बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के गढ़वाकर शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदी के बीच में क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया और 1716 में मार दिया गया। कैसा हुआ? 1716 में उन्होंने मार दिया गया। ठीक। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं ने नेतृत्व में अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। अब जितने भी 18वीं शताब्दी के बाद जो भी योग्य सिख नेता थे, उन्होंने क्या किया? या तो अपने आप को किसी जत्था बना, जत्था मतलब लोगों का समूह, कुछ मिसलों में क्या कर लिया? अपने आप को संगठित कर लिया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा कहा गया। क्या कहा गया? दल खालसा कहा गया। उन्हीं दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। और क्या था कि दल खालसा कब मिलते थे? बैसाखी बहुत बड़ा त्योहार होता है, बैसाखी को, या जो आपका दीपावली है, उस दीपावली के दिन ये सारी चीजों का आपका मिलता था। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लेने किए जाते थे, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। क्या की? सिखों ने क्या करी? आपकी राखी व्यवस्था भी स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। 20% कर के रूप में संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, ये आपको देखना है। तो एक बार थोड़ा सिखों को देख लीजिए। 17वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुए पंजाब क्षेत्र में बेसिकली आपके सिख समुदाय फैले हैं। ठीक। महाराणा आपके रणजीत सिंह की तलवार है और 10वें गुरु गोविंद सिंह की ये बहुत पुरानी इमेज आप लीजिए इसको। देख लिया एक एक करके? चलिए गौर कर लिया। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन के भाग्य में राज करेगा खालसा। क्या करेगा? राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। किसके खिलाफ था? मुगल सूबेदारों के खिलाफ था, फिर अहमद शाह अब्दाली। ठीक। और सफल रहे। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब के संबंध प्रांत और सरहिंद प्रांत सरकार को कब्जे में कर लिया था। जो पंजाब का प्रांत है और सरहिंद का जो पार्ट है, खासकर पाकिस्तान बलूच वाला पार्ट है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन घोषणा किया और 1765 में खालसा ने अपना डंडा कर दिया और वहां वो आप सफल रूप में हो गए। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेश पर पाए जाते थे। क्या थे? खालसा के आदेश पर आपका पाए जाते थे। तो सारी चीजें आपका कुल मिलाकर यही थी और इसी पर ये सारी चीजें रही। ठीक। तो ये आपको देखना है और इन पर आपकी बात करनी। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार कुछ आपका रहा, आपका जो खालसा पंथ ने मुगलों के खिलाफ अपने अभियान चलाए और पंजाब का जो पूरा क्षेत्र था। देखिए, जो वर्तमान पंजाब है, ये पंजाब में उस समय का पाकिस्तान पूरा आता था। क्लियर है? पाकिस्तान जो पार्ट था वो पूरा इसी पार्ट के अंतर्गत आपका इंक्लूडेड होता था। ठीक। और इसीलिए ये पूरा पार्ट इसमें सम्मिलित होने की वजह से ही हम इसको इस पार्ट के अंतर्गत आपका
रखते भी थे। क्लियर है? तो ये जानकारी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, आगे देखिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। कहां थे आपके सिख इलाके? सिंधु से यमुना तक आपके फैले हुए थे। यद्यपि यह विभिन्न शासकों में बांटे हुए थे। इनमें एक शासक महाराणा रणजीत सिंह विभिन्न सिख समूह पर फिर भी एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। क्या कर लिया? लाहौर को जो था अपनी राजधानी आपका बनाया। और अगर क्वेश्चन पूछे कि सिख राज्य या साम्राज्य की राजधानी कहां थी, तो लाहौर राजधानी थी। तो लाहौर मतलब वर्तमान के पाकिस्तान की जो कैपिटल है अब कराची और लाहौर, जो कराची उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पाकिस्तान की। तो उस समय लाहौर को क्या बनाया था इन्होंने? अपना कैपिटल। अब देखिए, सिंधु नदी से लेकर यमुना तक फैला हुआ था, यानी कि यमुना क्षेत्र से लेकर और सिंधु नदी जहां तक विस्तारित थी वहां तक सिख साम्राज्य क्या था? आपका फैला हुआ था। तो सिख साम्राज्य कैसा था? बहुत बड़े पार्ट में आपका विस्तृत क्षेत्र था। कौन सा? सिख साम्राज्य। ठीक, तो सिख साम्राज्य को आपको पता होना चाहिए कि सिख साम्राज्य क्या था और कैसे आपका फैला हुआ था। एक बार देख लीजिए, जब ये पूरा सिख साम्राज्य खत्म है फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ? चलिए थोड़ा सा अब पढ़ेंगे आपका, इसी में नया चैप्टर हम लोग, इसी का पार्ट है नया, और हम देखेंगे शिवाजी। बेसिकली मराठा साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मराठा साम्राज्य। तो 17वीं शताब्दी के अंतिम तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिससे कि अंत में मराठा साम्राज्य का स्थापित हुई। क्या बना आपका? मराठा साम्राज्य। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और आपका जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गदर्शन पर शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जलसीवाली के कब्जे में मालवा के पठार अविवादित मुखिया बना लिया। उनके क्षेत्र विस्तार का भाग प्रसिद्ध हुआ। बीजापुर और मुगल ने के खिलाफ उनके कारनामों के उनके विख्यात व्यक्तित्व बना दिया गया। अपने विरोधियों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध कला का आपका चौथे और सरदेशमुखी आधारिक राजस्व संग्रह की सहायता से परिणाम किया और उसको एक मजबूत नींव रखी। ठीक है, ये आपको बात करेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्र राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करते हुए उत्पन्न हुआ था। कैसा था? मराठा साम्राज्य एक आपका अन्य शक्तिशाली क्षेत्र का राज्य था जो क्या हुआ? मुगल शासन का लगातार विरोध करते हुए उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1727 से लेकर 1680 में एक शक्तिशाली योद्धा आपके परिवार देशमुखी की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कुंबे आपके मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गई थी। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य के प्रभावशाली शक्ति चितवान पवन आपके ब्राह्मणों में एक परिवार के साथ हो गई, जो शिवाजी के उत्तराधिकार के शासनकाल में आपके पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। क्या कर रहे थे? एक आपके पेशवा थे जो आपके प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर रहे थे? अपनी सेवा दे रहे थे। और आपको पता होना चाहिए कि मराठों में ही एक नया दौर शुरू होगा, आपका पेशवा का पद बन जाएगा। ठीक, पुणे मराठे राज्य की राजधानी थी। अगर आपसे पूछ लें कि मराठों का गढ़ कहां था, तो पुणे जो था, जो आपका पुणे वाला क्षेत्र है, ठीक, ये मराठों का गढ़ था। ठीक, और एक कहावत है, मराठी मारता या मरता है। ठीक है, पेशवा की देखरेख में मराठों ने अत्याधिक फसल सान्य संगठन का विकास दर कर लिया।
उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलेबंदी इलाकों से आपका टक्कर ना ले, उनके पास चुपचाप निकल पड़े, शहर कब्जे पर हमला बोले और मुगल सेना से मैदानी इलाकों में मुठभेड़ ले लिया, जहां सरहद पाने, कुवम आने रास्ता आसानी से रोका जा सके। ठीक 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफी विस्तार हुआ। अपने सहन और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात में आपको मुगलों को छीन लिया। 1730 के दशक में मराठा नरेश समस्त दक्खन आपके प्रायद्वीपी अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही क्षेत्र के चौथे और सरदेशमुखी कर वसूल भी अधिकार मिल गया। होता क्या है, 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का अब विस्तार हो गया और जैसे जैसे विस्तार हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात के जो आपके मुगलों के क्षेत्र छीन रहे हैं। अब छीन रहे तो अब वो वहां के पूरे मालिक हो रहे हैं। तो मालिक होने के साथ वहां एक चौथ जो है ये कर होता था और सरदेशमुखी भी कर था। ये व्यापार पर लगता था, ये वहां की फसलों पर लगने वाला कर था चौथ, और सरदेशमुखी टैक्स के रूप में उगाई होती थी। तो 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा संप्रदाय की सीमा तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में आपके बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेश तक फैल गया। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा संप्रदाय को स्वीकार करने के तरीके में उनकी भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के विस्तार में इन्हीं संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए कीमतें भी भारी चुकानी पड़ी। मराठों में सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों के खिलाफ हो गई थी। परिणाम स्वरूप मराठों ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई तथा अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं ली। क्या करी? कोई अन्य सहायता नहीं ली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक विजय अभियान को पूरा हो गया जाता था और मराठा शासन सुरक्षित हो रहा था, तो वहां स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व में कमी हो गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार और पुनर्जीवित हो गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठों के शक्तिशाली सेना खड़े होने के लिए संसाधन मिल गए। सिंधिया इसमें आगे, गायकवाड़ आगे, भोसले आगे, ये मराठा सरदारों की शक्ति के ही पार्ट थे, जो इसमें सब आपका धीरे धीरे आपका इनके साथ आपका जुड़ रहे थे। ठीक 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान इन उच्च क्षेत्र में शहरी स्थित विकास में समृद्ध की कोई हानि नहीं पहुंच रही थी। उज्जैन सिंधियों के संरक्षण में, होलकर इंदू के फलता फूल रहा था। ये शहर हर तरह से बड़े और शक्तिशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक, देखिए, मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में एक चंदेरी का युद्ध हुआ था बच्चों। अब आपको बताना है कि चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। मैंने पढ़ाया है। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्र मराठों की राजधानी आपका पुणे में गया और नया बाजार मिला। बुरहान पहले आगरा और सूत के बीच में की आपका धुरी ही अपने व्यापार में संतुलन में लगे, लेकिन अब उन्हें अपने वाणिज्यिक भीतर क्षेत्र को आपके बढ़ाकर पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ और आपका इलाहाबाद को शामिल कर लिया। तो ये सारे क्षेत्र क्या थे? इसी के अंतर्गत आपका शामिल हो गए थे। ठीक, ये सारे चीज क्षेत्र जो है कहाँ गया था? इसी के अंतर्गत आपका शामिल था। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मुगलों को सॉरी, जो आपके मराठे हैं, मराठे क्या आपका पेशवाई थे, कैसे शासन चला रहे थे, क्या उनका उत्तराधिकार था और किसको लेकर आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, कैसे आपके संघर्षशील रहे, इन सब के विषयों में देखिए।
ठीक, देख लिया आपने। चलिए, तो इस तरह से पूरा क्षेत्र ये आपका आपने देखा, और यहां तक हम लोग पढ़े थे थोड़ा कोणदेव। और देखिए, एक ये युद्ध करते थे, बड़ा फेमस युद्ध है इनका, गोरिल्ला वार। इनसे बढ़िया गोरिल्ला युद्ध कला किसी को नहीं आती थी। बेसिकली या तो ये जानते थे, या आपका जो जनजातीय लोग हैं खास कर जो आपके पिंडारी होते थे, पिंडार तो खैर आपका लूट मार करते थे, लेकिन ये लोग इस तरह माहिर थे गोरिल्ला युद्ध में, ये किसी को भी चुका सकते थे। इन्होंने मुगल सेना का जीना दुश्वार कर रखा था। जब भी युद्ध होता था तो ये गोरिल्ला युद्ध के आपत्ति के माध्यम से मुगल सेना को कभी भी अपने क्षेत्रों में इन्होंने घुसने नहीं दिया, इनको कभी पैठ नहीं करने दी। चौथ, जमींदार से वसूले जाने वाला वो आपका राजस्व का 25% भाग था। सर देशमुखी क्या था, राजस्व का आपका 9 से 10% आपका लिया जाता था। बाजीराव प्रथम को बाजीराव बल्लाभ के नाम से भी जाना जाता था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। विंध्या के पार मराठा राज्य के विशाल क्षेत्र से प्राप्त था। वे मुगल, मराठा, बुंदेल, गुजरात, पुर्तगाल के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भी ये सारी चीजें इनके स्थिति में रहे, और ये उसको ऊपर तक पहुंचाने में बड़ा आपका सफल रहे, और बड़ा इनकी मान्यता भी इनके साथ जुड़ी रही। ये सारी चीजें इसमें रही। क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें आपको देखने वाली हैं और इसमें देखने लायक है। इनको देख लिया, आगे बात करें, आगे बढ़ें। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप जितना हमने पढ़ा है इस सारे को गौर करके देखिए। आप सिख साम्राज्य को देख लीजिए, जो हमने सिखों के विषय में पढ़ा है। हमने मराठाओं के विषय में आज पढ़ लिया। मराठा और सिख में कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई क्वेरी है सिख साम्राज्य से संबंधित, मराठाओं से संबंधित, उससे पहले हमने हैदराबाद पढ़ा, बंगाल पढ़ा, अवध पढ़ा, ठीक, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे वो राज्य थे, ये वो थे जो आपका खास कर अगर मैं जाटों की बात करूं, मुगल साम्राज्य में जाट हो गए, आपके मराठा हो गए, सिख हो गए, और बहुत सारे आपके ऐसे राजपूत थे जो आपका मुगल सेना के हमेशा विद्रोह के रूप में खड़े रहे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी और शेष चैप्टर बचा, इसको हम गौर करके देखेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।